नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं अंकिता। बुलेटिन में बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम की। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के आईआईटी और दूसरे उच्च शिक्षा संस्थानों से सामाजिक समस्याओं को दूर करने की दिशा में अनुसंधान करने की अपील की है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं देश में रोजाना कोरोना परीक्षणों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। 16 अगस्त को एक दिन में 7,31,000 से अधिक परीक्षण किए गए। अब तक 3 करोड़ से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आईआईटी समेत अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों से सामाजिक समस्याओं पर शोध करने का आग्रह किया है। आईआईटी दिल्ली के हीरक जयंती समारोह के आज उद्घाटन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लिए विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दुनिया में अगुवा बनने की विशाल क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमारी 50% से अधिक आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। लिहाजा आईआईटी के लिए आवश्यक है कि वो सस्ती और उपयोगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रामीण विकास के स्थायी समाधान निकालने पर अनुसंधान करे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी और दूसरे उच्चतर शिक्षण संस्थानों में होने वाले अनुसंधान समाज के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य समेत मानव जाति के सामने पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान खोजने पर इन शोध का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। Research at IITs and other higher education institutions must be relevant to society and focus on finding solutions to various problems faced by mankind, from climate change to health issues. We must make the people's life healthy, make them happy. Mere wealth cannot give you happiness, it has been proved. Health, wealth, and also the happiness that comes out of more and more research, new ways, new ideas. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों में शुमार आईआईटी दिल्ली की सराहना करते हुए शोध और अनुसंधान क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत और निजी क्षेत्र के सहयोग करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं की वजह से तकनीकी क्षेत्र में भारत के विश्व नेता बनने की अपार संभावनाएं हैं। The need of the hour is to impart quality education, convert this vast pool of educational manpower into highly skilled workforce in tune with the requirements of the digitally driven, knowledge-based 21st century. In fact, we have the capability to not only meet the requirements in the country, but many other nations, particularly those with the aging populations. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आईआईटी दिल्ली के हीरक जयंती चिन्ह और आईआईटी दिल्ली 2030 विजन डॉक्यूमेंट का लोकार्पण भी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और कई बड़े वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता और शिक्षक भी दिए हैं। आईआईटी दिल्ली नवाचार और उद्यमशीलता का लीडर बनकर भी उभरा है। उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने कोरोना संकट के दौरान सबसे सस्ती कोविड-19 जांच किट और सबसे हल्की पीपीई किट बनाकर विशेष योगदान दिया है। IIT Delhi has made a rapid stride in the last 6 decades and today is counted among the reputed institutions in the world. Just now we heard the report of the director about various achievements of this institute. It is also recognized by Government of India as an institute of eminence. It is heartening to note that overall India's unicorns have come out of this single institute, half of the India's unicorns. आईआईटी दिल्ली ने हीरक जयंती समारोह का आयोजन अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर किया है। 1961 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में स्थापित होने के बाद इसे बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संशोधन अधिनियम 1963 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रखा गया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।
संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने आज बैठक में 2 अहम विषयों पर विचार किया। टीजी वेंकटेश की अध्यक्षता वाली समिति ने मेन कमेटी रूम में बैठक की। इसमें पर्यटन क्षेत्र में कोरोना वायरस के असर को लेकर पर्यटन सचिव ने प्रस्तुति दी, तो वहीं नागर विमानन क्षेत्र में कोरोना महामारी के असर को लेकर नागर विमानन सचिव ने समिति के समक्ष अपना विचार रखा। समिति की बैठक 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 2:30 बजे तक चली। समिति की बैठक में शामिल 16 सांसदों में नए सदस्य केसी वेणुगोपाल ने भी शिरकत की। समिति ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन संबंधी रिपोर्ट के ATR पर भी विचार कर अंतिम रूप देगी। संसद भवन परिसर में श्रम संबंधी स्थायी समिति और जल संसाधन संबंधी समिति ने भी बैठक की। कोरोना संकट के मद्देनजर संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए पहली बार कई तरह की कवायदों के साथ विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। राज्यसभा सचिवालय मॉनसून सत्र के लिए बीते 2 सप्ताह से दिन रात इसी काम में जुटा है। संक्रमण से बचाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। उचित दूरी का पालन करते हुए सदस्यों के बैठने के लिए दोनों चैम्बरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल होगा। कोविड-19 के मद्देनजर पहली बार कई तरह की कवायदों के साथ संसद के मॉनसून सत्र के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। संक्रमण से बचाव के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ध्यान में रखते हुए सदस्यों के बैठने के लिए दोनों सदनों के अलावा दीर्घाओं का इस्तेमाल भी होगा। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक सत्र के दौरान उच्च सदन के सदस्यों को दोनों सदनों और दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार इस तरह की व्यवस्था होगी, जहां 60 सदस्य सदन में बैठेंगे और 51 सदस्य राज्यसभा की दीर्घाओं में बैठेंगे। इसके अलावा बाकी 132 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था लोकसभा सदन में होगी, ताकि उचित दूरी का पालन सुनिश्चित हो। लोकसभा सचिवालय भी सदस्यों के बैठने के लिए इसी तरह की व्यवस्था कर रहा है। विभिन्न दलों के संख्या के आधार पर राज्यसभा के चेंबर और दीर्घाओं में सीट आवंटित किए जाएंगी और बाकी सदस्यों को सत्तारूढ़ दलों और अन्य के लिए 2 खंड में लोकसभा चेंबर में बैठाया जाएगा। राज्यसभा चेंबर के भीतर प्रधानमंत्री, सदन के नेता, विपक्ष के नेता और अन्य दलों के नेताओं के लिए सीटें चिन्हित की जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और राज्यसभा सदस्य रामविलास पासवान और रामदास अठावले के लिए भी सदन में चेंबर में चिन्हित सीटें होंगी। अन्य मंत्रियों को सत्तारूढ़ सदस्यों के लिए तय सीटों पर बैठाया जाएगा। सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए राज्यसभा चेंबर में 85 इंच की 4 बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही हैं। साथ ही राज्यसभा गैलरी में 40 इंच की 6 स्क्रीन लगाने का काम भी चल रहा है। इसके अलावा गैलरी में ऑडियो कंसोल और अल्ट्रा वायलेट कीटाणुनाशक रेडिएशन का प्रयोग भी किया जा रहा है। संचार माध्यम के लिए दोनों सदनों को पहली बार जोड़ा जा रहा है, लिहाजा दोनों सदनों के बीच ऑडियो विजुअल सिग्नल के प्रसारण के लिए विशेष तार भी बिछाए जा रहे हैं। इसके अलावा सदन के चेंबर से ऑफिशियल गैलरी को अलग करने के लिए पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई जा रही हैं। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 जुलाई को बैठक करके सत्र चलाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श किया था। इस दौरान दोनों सदनों के चेंबरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया था। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने अधिकारियों को अगस्त के तीसरे सप्ताह तक सत्र के लिए पूरी तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि इस व्यवस्था का मुआयना हो जाए और इसे अंतिम रूप दिया जा सके। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों सदनों में अपनी मौजूदा व्यवस्थाओं के जरिए दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करेंगे। साथ ही एक सदन की कार्यवाही को दूसरे सदन के भीतर भी देखा जा सकेगा। सभापति M वेंकैया नायडू ने सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करके दस्तावेजों के संकलन के लिए लोगों की मौजूदगी को कम से कम किया जाए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार JP निषाद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चुनाव अधिकारी ब्रिजभूषण पांडे ने आज JP निषाद के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव कराया जाना था। राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद ने गुरुवार को लखनऊ में नामांकन पत्र दाखिल किया था और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल ने कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारा। नामांकन पत्र की जांच और अन्य प्रक्रियाओं के
पूरा करने के बाद जेपी निषाद को आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में आज मणिपुर के विकास में एक नया आयाम जुड़ा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मणिपुर में 13 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक परियोजना का उद्घाटन भी किया। मणिपुर में 13 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्य में सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाई जाने की जरूरत है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि सड़क परियोजनाओं में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए और फैसले लेने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि परियोजनाएं पूर्वोत्तर भारत के विकास में अहम योगदान निभाएंगी। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मणिपुर में उद्योग व्यवसाय का विकास करते हुए मणिपुर का एक्सपोर्ट बढ़ाकर वहाँ की इकोनॉमी को मजबूत बनाकर एक सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली मणिपुर बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी आप करिए। भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ है। जितेंद्र सिंह जैसे अच्छे मंत्री आपके साथ जुड़े हुए हैं भारत सरकार की ओर से। ये सब योजना बनाकर आप तो निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट आगे जाएगा, मणिपुर भी आगे जाएगा और हम लोग पूरी तरह इसमें आपको मदद करेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि मणिपुर को देश के अन्य जल मार्गों से जोड़ने पर भी काम करने की जरूरत है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में बना हुआ है और सभी बाधाओं के बावजूद क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास का काम जारी है। नॉर्थ ईस्ट continues to be the priority of the Modi government even in its second term and will receive the same kind of attention that it received in the earlier 5-year term. दूसरा ये संदेश कि infrastructure works continue uninterrupted under this government, whether it is corona or no corona. मणिपुर में शुरू की 316 किलोमीटर की इन परियोजनाओं पर करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इन परियोजनाओं के पूरा होने से मणिपुर की तस्वीर बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और उसमें सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन मुंडा ने स्वास्थ्य पोर्टल के लॉन्च पर ये बात कही। अर्जुन मुंडा ने वेबिनार के माध्यम से कहा कि ये पोर्टल जनजातीय स्वास्थ्य और पोषाहार से संबंधित आंकड़ों और सूचनाओं को एकत्र करेगा। ये अपनी तरह का पहला व्यापक मंच है जहां एक ही जगह पर नॉलेज रिपोजिटरी, पार्टनर सेगमेंट, स्किल सेल, डिजीज सपोर्ट कॉर्नर है। और इस मौके पर केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह के अलावा मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर में अब तक 19 लाख से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी रेट 72% हो गया है। पिछले 24 घंटों में जहां करीब 58,000 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 57,500 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या सक्रिय मामलों की 2/3 हो गई है। कोरोना मामलों में मृत्यु दर 1.92% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 57,981 नए केस आए हैं। अब तक देश में 26,47,663 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 6,76,900 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मरीजों का केवल 25.57% है। वहीं 57,584 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 19,19,842 मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कुल केस का 72.51% है। पिछले 24 घंटे में 941 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या 50,000 के पार हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर 1.92% पर पहुंच गई है। हालांकि दुनिया के कई दूसरे देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। दुनिया में सबसे कम हमारा जो फैटेलिटी रेट है शायद 1.9 के करीब हो गया, 1.9, और रिकवरी रेट 72.60
65 के करीब हो गया है, 72.65% हो गया है। और सारे दुनिया के अंदर पर मिलियन केसेस, पर मिलियन डेथ्स, पर मिलियन टेस्ट, ये सारी जो संख्या है इसके अंदर हम बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हो गए हैं। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन हम हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, अपनी लैब की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से एक दिन में 8-8 लाख से ज़्यादा टेस्ट भारत में हो रहे हैं। भारत में जहां मृत्यु दर 2% से नीचे है, वहीं अमेरिका और ब्राजील में कोरोना से मृत्यु दर 3% से अधिक है। वहीं 10 लाख आबादी पर भारत में कोरोना के केस 1876 हैं, वहीं अमेरिका और ब्राजील में ये 15,000 से अधिक हैं। 10 लाख आबादी पर कोरोना से होने वाली मौत की बात करें तो भारत में ये 36 हैं, वहीं अमेरिका और ब्राजील में 500 से अधिक हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की बड़ी वजह जांच का बढ़ता दायरा है। जून महीने में जहां औसत 1,66,000 से अधिक टेस्ट हो रहे थे और 13,000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे, जुलाई में औसत रोजाना टेस्ट बढ़कर 3,39,000 हो गए और प्रतिदिन केस 35,800 से अधिक हो गए। अगस्त में आज तक 6,67,000 से अधिक रोजाना टेस्ट किए गए और 59,000 से अधिक केस औसत प्रतिदिन सामने आए हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। देश में रोजाना कोरोना परीक्षणों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन 10 लाख परीक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए परीक्षण सुविधाओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। देश भर में अब तक 3 करोड़ से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। 16 अगस्त को एक दिन में 7,31,000 से अधिक परीक्षण किए गए। इसमें अहम भूमिका देश भर में काम कर रही परीक्षण प्रयोगशालाओं का है। जनवरी 2020 में जहां देश में सिर्फ एक प्रयोगशाला काम कर रही थी, वो आज बढ़कर 1,470 प्रयोगशालाएं हो गई हैं। देश में कोरोना के मामलों की जल्द पहचान के लिए टेस्टिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। फरवरी में जहां 1,000 टेस्ट हुए थे, जो मार्च में बढ़कर 10,000 हो गए थे। परीक्षण सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी से अप्रैल में परीक्षण की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी। मई महीने में इसमें तेजी आई और 2 मई तक 10 लाख से अधिक टेस्टिंग देश में की जा चुकी थी। 9 जून तक 50 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका था। 6 जुलाई को 1 करोड़ टेस्ट का आंकड़ा पार हो गया था। 2 अगस्त को देश में 2 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी थी। पिछले 14 दिनों में 1 करोड़ से अधिक टेस्ट किए गए और यह आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है। वो अब भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। दिल्ली कंटोनमेंट के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के सभी क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर हैं। उनके स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने के बाद 10 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति की सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का आज उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। रविवार को उनका निधन हो गया था। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले महीने वो संक्रमित हुए थे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में चौहान के पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय थे। वो 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके थे। चेतन चौहान अमरोहा जिले की नौगावा विधानसभा सीट से 2017 में विधायक चुने गए थे। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2 करोड़ 17 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 36 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,75,926 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक केस की बात करें तो अमेरिका, ब्राजील और भारत सबसे ऊपर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक 4 अगस्त से लेकर अब तक हर रोज भारत में अमेरिका और ब्राजील से सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस का दुनिया भर में असर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई तय समय पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग वाली याचिका आज खारिज करते हुए इनके आयोजन को हरी झंडी दे दी है।
जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि कोरोना के कारण देश में सब कुछ रोका नहीं जा सकता। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने यह भी सवाल पूछा कि क्या एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद होने दिया जाए। खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को रिकॉर्ड में ले लिया है कि JEE और NEET परीक्षाएं पर्याप्त सावधानियों के साथ आयोजित की जाएंगी। JEE परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जानी है, वहीं NEET परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जानी है। NEET मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, जबकि JEE इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आयोजित की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी पाए गए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की सजा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को बहस होनी है। वहीं प्रशांत भूषण की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। राजीव धवन ने कहा कि प्रशांत भूषण को दोषी तय करने वाले अपने फैसले के एक हिस्से में सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद ट्वीट्स को अवमानना बताया है, लेकिन दूसरे हिस्से में उसे अवमानना नहीं माना है। ऐसे में प्रशांत भूषण कोर्ट के सामने पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे ताकि स्थिति साफ हो सके। उन्होंने इस मामले को संविधान पीठ को भेजे जाने की मांग भी की। कोर्ट ने 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण को विवादास्पद ट्वीट मामले में अवमानना का दोषी करार दिया था। वहीं साल 2009 के एक अवमानना मामले में भी प्रशांत भूषण के खिलाफ सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि अगर न्यायिक भ्रष्टाचार पर बयान सार्वजनिक किए जाते हैं तो वो किन परिस्थितियों में किए जा सकते हैं। साथ ही ये भी पूछा है कि वर्तमान और सेवानिवृत्त जजों पर सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के ऐसे बयान दिए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। अब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में रविवार रात से 4G इंटरनेट सेवा की शुरुआत कर दी गई है। ये सेवा मध्य कश्मीर के गांदरबल और उत्तरी कमान के मुख्यालय वाले उधमपुर जिले में रविवार रात 9 बजे से फिर से शुरू की गई है। इन 2 जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में फिलहाल 2G नेटवर्क पर ही इंटरनेट सेवा मिलेगी। जिन जिलों में 4G इंटरनेट सेवा को शुरू किया गया है, वहां अभी इसका ट्रायल किया जा रहा है। मौजूदा आदेश के मुताबिक इन सेवाओं को 8 सितंबर तक जारी रखा जाएगा। इससे पहले 5 अगस्त 2019 से ही जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को बंद रखा गया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के क्रीरी इलाके में आतंकियों ने सोमवार को CRPF और पुलिस की साझा गश्ती दल पर गोलीबारी की। इस आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए। इनमें CRPF के 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान शामिल हैं। इस घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के IG विजय कुमार ने जानकारी दी है कि इस आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारत और नेपाल ने आज हिमालयी राष्ट्र में चल रही द्विपक्षीय आर्थिक और विकासात्मक परियोजनाओं पर चर्चा के लिए वर्चुअल बैठक की। ये नेपाल में भारत की ओर से विभिन्न सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए 2016 में गठित निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक थी। दोनों पक्षों ने 8 जुलाई 2019 को 7वीं बैठक के बाद से द्विपक्षीय आर्थिक और विकास सहयोग परियोजनाओं की समीक्षा की। नेपाल की इन परियोजनाओं में गोरखा और नुआकोट जिलों में 46,301 भूकंप प्रभावित घरों का पुनर्निर्माण, मोतिहारी अमलेखगंज सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का संचालन, विराटनगर में एकीकृत चेकपोस्ट और उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं शामिल हैं। नेपाल ने भारत की ओर से मिली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति सहित कोविड-19 संबंधित सहायता की भी सराहना की। दोनों पक्षों ने अगली बैठक को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर आयोजित करने पर भी सहमति जाहिर की है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भीषण पर्यावरण संकट का सामना कर रहे मॉरिशस को भारत ने मदद भेजी है। भारत सरकार ने वायुसेना के एक विमान में 30 टन से ज्यादा तकनीकी उपकरण और मटेरियल रवाना कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि पोर्ट लुई में भारतीय एयरक्राफ्ट लैंड कर चुका है। इस विमान में भारतीय कोस्ट गार्ड की 10 सदस्यीय तकनीकी टीम भी गई है। इस टीम में तेल लीक को कंटेन करने में माहिर कोस्ट गार्ड के कर्मचारी शामिल हैं। भारत ने ये मदद हिंद महासागर में अपने पड़ोसियों को मानवतावादी मदद और आपदा राहत की नीति के तहत भेजी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक
कि ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की दिशा में लिया गया है। मॉरिशस के साउथ ईस्ट कोस्ट पर जापान की नागाशिकी शिपिंग कंपनी का MV वाकाशियो जहाज 25 जुलाई को मूंगा चट्टान से टकरा गया था। जहाज के पतवार में दरार की वजह से ईंधन लीक होना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने मॉरिशस में पर्यावरण आपातकाल का ऐलान कर दिया था। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद भी मांगी थी। ग्रीन पीस ने कहा कि ये लीक मॉरिशस के इतिहास में सबसे बड़ा पर्यावरण संकट है। इस घटना से मॉरिशस की अर्थव्यवस्था, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई गई है। पर्यटन ही मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस के बीच अनोखी मित्रता, साझी संस्कृति, भाषाई विरासत और विभिन्न क्षेत्रों में ठोस सहयोग पर आधारित है। वो ट्विटर पर भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की ओर से दी गई बधाई का जवाब दे रहे थे। राजधानी दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास और हैदराबाद सहित देश के विभिन्न शहरों में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने आज से छात्रों और शैक्षणिक आदान प्रदान के तहत की जाने वाली यात्रियों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन ये बहुत सीमित संख्या में होगा। हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने इसकी घोषणा की थी। इस फैसले के तहत 12 अगस्त से पहले आए आपात छात्रों और आदान प्रदान के तहत नियुक्ति अनुरोध के आवेदन को शुरुआत में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद आम आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से नियमित आव्रजन और गैर आव्रजन वीजा सेवा पर लगी रोक जारी रहेगी और अभी इन्हें शुरू करने के लिए कोई विशेष तारीख निश्चित नहीं की गई है। मां वैष्णो देवी की पावन यात्रा 16 अगस्त से शुरू हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा बंद कर दी गई थी। अब इस पावन यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए 16 अगस्त रविवार से एक बार फिर से शुरू किया गया है। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए मां वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं। एक दिन में सिर्फ 5000 तीर्थयात्रियों को ही इस यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। एक दिन में बाहरी राज्यों के सिर्फ 500 तीर्थयात्री ही दर्शन कर पाएंगे। भक्त इस बार मां वैष्णो के भवन में भी नहीं रुक पाएंगे। इस बार की यात्रा के लिए 10 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और गर्भवती महिलाओं को भी यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।